हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एफएमएम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वन शॉट में खत्म करेंगे। बहुत छोटी सी किताब है, 5 यूनिट हैं। 5 में से जो थर्ड यूनिट है वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसका स्लाइड में सारा सिलेबस है, लेकिन उसका लेक्चर इसके अंदर नहीं है। रीजन, ये जो कंप्यूटर का कंटेंट है ये आपने 6, 7, 8 के बेसिक कंप्यूटर क्लासेस के अंदर सब कर रखा है। सो रिमेंबर, यहां पर पूरी की पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसके बाद आपको पूरी वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू वाला सेक्शन तो बहुत आराम से हो जाएगा। लर्न करने के लिए मैक्सिमम 2 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अगर किसी टॉपिक के अंदर मल्टीपल हेडिंग्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप उनके 2 ही हेडिंग्स पे फोकस करिएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। के अंदर टोटल आपके 5 यूनिट हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड इज बेसिक आईसीटी स्किल्स। दिस इज कंप्लीट कंप्यूटर चैप्टर। इसके अंदर हम लोग वर्कशीट के बारे में सारा का सारा सीखते हैं। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड द फिफ्थ इज ग्रीन स्किल। इस यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे एक्टिव लिसनिंग किसी भी मैनेजर की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इंप्रूविंग एक्टिव लिसनिंग स्किल इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। देखो, अगर आप किसी सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे हैं और अपनी ही अपनी बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये किसी भी अच्छे मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। मतलब एंटरप्रेन्योरल स्किल के लिए भी ये बहुत बुरी बात है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया हमेशा बोलती है कि सोच समझ कर बोलो, बट मेरा मानना है उससे पहले सोच समझ कर बोलने से पहले आप सबसे पहले सुनना सीखे। भगवान ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, तो किसी भी मैनेजर के लिए जरूरी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को सुने। Like getting new jobs, moving up in your current job, or just doing better at work in general. It's kind for like how critical thinking and dealing with conflicts help us grow as people. अब होता क्या है कि हर जगह हमारे कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये 90% कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि हम लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो गलत परसेप्शन निकालते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। एक अच्छी लिसनिंग क्यों जरूरी है वर्क प्लेस पर। फर्स्ट, बिल्डिंग कनेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लिसन वेल टू अवर टीममेट्स, अगर हम अपने टीममेट्स की बात को बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, दे आर मोर लाइकली टू वांट टू वर्क विद अस ऑन प्रोजेक्ट। जब उन्हें लगेगा कि हमारी टीम हमें बात बता रही है, हम उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उन्हें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। When we really listen to people, they feel comfortable sharing stuff with us. अगर हम लोगों की बात सुनते हैं तो वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। This makes them want to talk to us more often. और वो हमारे साथ और बात करना चाहेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगे और अपने दिल को हल्का करना चाहेंगे। Building trust. If people know they can talk to us without us interrupting or judgment them, they trust us. होता क्या है कि अगर लोगों को ये पता हो, टीम मेंबर्स को पता हो कि वो हमारे से बात कर सकते हैं, हम उन्हें जज नहीं करेंगे, तो वो हमारे ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज रियली हैंडी स्पेशली व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक गुड इंप्रेशन ऑन न्यू कस्टमर्स और क्लाइंट। आप खुद सोचेगा, आप एक शॉप पर हैं, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप कस्टमर की बात पहले बहुत ध्यान से सुनते हैं। कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, उसको लगेगा कि जो शॉपकीपर है वो मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, अब वो मुझे जो भी रिस्पॉन्स करेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी लिसनिंग जो होती है कंज्यूमर का या क्लाइंट का ट्रस्ट जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लिसन केयरफुली टू अ क्लाइंट नीड विदाउट इंटरप्टिंग, दे विल फील लाइक दे कैन ट्रस्ट अस। अगर हम अपने क्लाइंट की बात को बिना डिस्टर्बेंस के सुन रहे हैं तो उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बनता है। Spotting and fixing problem. When we listen carefully, we can catch problem early. देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की बात को ढंग से सुनते ही नहीं है। अगर हम सबकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर ही एलिमिनेट हो जाएंगी। This lets us solve them faster. So if we notice a co-worker is struggling, we can step in to help them out before things get too tricky. अब अगर हमारा कोवर्कर किसी चीज में स्ट्रगल कर रहा है, हम उसकी बात को सुनेंगे तो नेचुरली चीजें बहुत अच्छी सेटल होने लग जाएगी।
अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके स्टेप्स क्या हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सीखेंगे स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एज यूजुअल जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके ऑर्डर में ही रहेंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्टेक्ट। कनेक्ट विद द पर्सन टॉकिंग बाय मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। आप जब भी किसी की बात सुने तो हमेशा आई कॉन्टेक्ट रखें। कीपिंग एन ओपन पोस्चर एंड यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज। और आप जब उसकी बात सुने तो अपनी तरफ से आप कोई वर्बल रिस्पॉन्स ना दे, वर्बल फीडबैक ना दे, लेकिन अपना गर्दन हिलाकर, नेक डाउन कर कर या किसी भी फेस एक्सप्रेशन से उसको फीडबैक दे। फॉर एग्जाम्पल, वेन योर फ्रेंड टॉक्स अबाउट देयर डे, यू लुक एट देम एंड नोट टू शो यू आर लिसनिंग। आपका फ्रेंड आपसे पूरे दिन की बात कर रहा है और आप अपना गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। एब्जॉर्ब, टेक इन एवरीथिंग दे से इंक्लूडिंग व्हाट्स नॉट डायरेक्टली स्टेटेड विदाउट जजिंग। आप लोगों को सुने, उनकी बातों को समझे, ना कि उन्हें जज करें। योर कोवर्कर एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम एंड यू लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग। एक कोवर्कर है आपके, उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने उसकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुना, ना कि उसे जज करा कि ये तो है ही इनकॉम्पिटेंट, तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम किसी को जज ना करें, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को सुने और उसके बाद हम उसको सलाह करें। रिफ्लेक्टिव फीडबैक, रिपीट बैक व्हाट यू हर्ड टू शो अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडिटी देयर पर्सपेक्टिव। जब कोई आपसे बात कर रहा और आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो उसको क्या लगेगा? यू आर नॉट इंटरेस्टिंग। तो आप उसकी बात सुनने में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप जब भी किसी की बात सुने तो आप उसको फीडबैक जरूर दें। After your siblings share their worries, you say, it seems like you are stressed about the upcoming exam. आपने अपने सिबलिंग की बात सुनी और उसके बाद आपने फीडबैक दिया कि मुझे लगता है आप अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो होता है हमारी एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। कंफर्म, मेक श्योर यू अंडरस्टूड करेक्टली बाय चेकिंग देम। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप इस बात को कंफर्म करें कि आपने उनकी बात को सुन लिया है। सपोज यू आस्क, यू नीड मोर सपोर्ट विद दिस टास्क, राइट? मतलब आपने किसी की बात सुनी और आप उससे एक सजेस्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको इसमें और रिस्पॉन्स या सपोर्ट की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करेगा कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्स से उसे कंफर्म भी कर रहे हैं। व्हाट इज राइटिंग? इस क्वेश्चन के अंदर हम राइटिंग के बारे में समझेंगे। राइटिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट बाय पुटिंग थॉट्स एंड फीलिंग ऑन पेपर। राइटिंग एक तरीके से कम्युनिकेशन का मीडियम ही होता है, जिसमें हम अपनी बातों को किसी पेपर पर लिखते हैं। आपको देखेगा हमारे कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे नोटिस वगैरह, वो सब हमारे पास राइटिंग में आते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज आइडिया एंड मेक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आइडियाज को रखने में हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, when you write a story or an essay, you are using writing to express yourself and share your thoughts with other। आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप अपने एक्सप्रेस राइटिंग की फॉर्म में किसी को बता रहे हैं, आप किसी के साथ अपने एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूनिट फिनिश। फर्स्ट यूनिट सिर्फ इतनी सी है, खत्म। और ये यूनिट आपकी 2 मार्क्स की आनी ही आनी है। तो ये कुल मिला के 5-6 स्लाइड्स हैं। आप इसको बहुत ध्यान से लर्न करिएगा और अपने पूरे पूरे मार्क्स एग्जाम में लीजिएगा। नाउ द सेकंड यूनिट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि एक आदमी अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है, मतलब अपने आप में वो कैसे मोटिवेशन ला सकता है, सेल्फ मोटिवेशन वो कैसे अपने आप में डेवलप कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या इंटेक्स होनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सीखते हैं। एक्सप्लेन सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा मैनेजर वही माना जाता है जो खुद को तो मोटिवेट कर सके। एक मैनेजर है खुद तो डिमोटिवेट हो रहा है, मान लिया उसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा और उसको लग रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट चले या ना चले, खुद तो वो डाउट में है, तो वो कैसे अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएगा? मोटिवेशन इज लाइक द पुश वी नीड टू रीच अवर गोल। मोटिवेशन एक तरीके से ये पुश होता है जो हम अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए करते हैं। When we are self motivated, we don't rely on other। अगर हम खुद में ही मोटिवेटेड रहेंगे, एक मैनेजर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो पूरा श्योर है मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा,
तो कहीं ना कहीं हमें किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर ड्राइवन पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन अचीविंग देयर एम्स। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? वो इतने पॉजिटिव होते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, कि कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट को इसी मोटिवेशन से अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन सेट अ गोल टू लर्न न्यू स्किल्स एंड स्टे कमिटेड टू प्रैक्टिसिंग एवरी डे, दैट्स सेल्फ मोटिवेशन। सपोज करिए एक व्यक्ति ने कोई टारगेट डिसाइड करा और उसके लिए उसको नई नई स्किल्स को सीखने, और वो रोज उन नई स्किल्स को सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेटेड है और एक ना एक दिन वो उन स्किल्स को सीख जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग एफएमएम को लेके बहुत ज्यादा कुछ बच्चे घबराए हुए हैं। रिमेंबर, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा, हो जाएगा सब्जेक्ट। सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेस इंडिविजुअल्स एनर्जी एंड एक्टिविटी। आपको सोचिए, आप अगर 2 मिनट के लिए सोचते हैं एफएमएम सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं कर लूंगा, सब कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को एनहेंस करता है। इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टूवर्ड स्पेसिफिक गोल। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे। इट रिजल्ट्स इन टेकिंग इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन इनिशिएटिव तो लेता ही लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इस सोर्स ऑफ मोटिवेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिक। देखो, कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत मोटिवेटेड करता है। म्यूजिक स्पीक्स टू आवर हार्ट, म्यूजिक एंड वी कैन वर्क वंडर। म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को टच करता है और हम वंडर्स कर सकते हैं। व्हेन वी हियर अ पावरफुल सॉन्ग इट कैन लिफ्ट आवर स्पिरिट एंड इंस्पायर अस। आप किसी भी मूवी का कोई एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट को अपलिफ्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उरी का जो मोटिवेशनल सॉन्ग है आप सुनिएगा, वो आपके अंदर एक जोश पैदा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मोटिवेशनल सॉन्ग माइट गिव अस द करेज टू परस्यू अ ड्रीम। एक मोटिवेशनल सॉन्ग कहीं ना कहीं हमारे में एक करेज पैदा करता है, हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बुक्स, बचपन से हमने सीखते आए हैं, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। कुछ होना हो, बुक्स हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगी ही देंगी। बुक्स आर लाइक आवर बेस्ट बडीज, दे हेल्प अस इमेजिन न्यू वर्ड। बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए वर्ड को इमेजिन करते हैं एंड एक्सपेंड अवर माइंड, और हमारा थॉट प्रोसेस भी बहुत एक्सपेंड हो जाता है। रीडिंग अबाउट ब्रेव पीपल और क्रिएटिव आइडियाज कैन मोटिवेटेड अस। अगर आप ब्रेव पीपल के बारे में पढ़ते हैं या कुछ नए आइडियाज के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहते हैं। एंड फील फ्री टू यूज योर दिस मोटिवेशन टू योर कंप्लीट टारगेट, और आप कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को पूरा करने में इस मोटिवेशन का यूज करते हैं। एक्टिविटीज, डूइंग फन एंड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज बूस्ट आवर मूड्स एंड मोटिवेशन। कई बार बहुत सारी फन एक्टिविटीज जो होती हैं, ये स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज भी आपको मोटिवेट करती हैं। कंपीटिंग इन गेम्स और इंटरव्यू, आपने कोई एक गेम खेला और आपने सामने वाली टीम को हरा दिया, यू आर मोटिवेटेड। आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, यू आर मोटिवेटेड। फॉर स्कूल रोल कैन एनर्जाइज एंड इंस्पायर स्टूडेंट टू डू देयर बेस्ट। बिग थॉट्स, कहते हैं ना, आपको अगर सफल होना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने मन में बड़े बड़े थॉट्स लाने होंगे और आप तभी सफल हो पाएंगे। मतलब सबसे पहले द्वंद्व अपने मन में जो चल रहा होगा उसे जीतना होगा। एफएमएम में आपको 99 और 100 मार्क्स लेकर आने हैं, तो सबसे पहले यह आपको थॉट जनरेट करना पड़ेगा और यही थॉट आपका सेल्फ मोटिवेटेड थॉट रहेगा। थिंकिंग अबाउट बिग एंड पॉजिटिव आइडियाज पुशेस अस रीच आवर फुल पोटेंशियल। जब आप कोई बड़ा आइडिया सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पूरे पोटेंशियल का यूज कराता है। फॉर इंस्टेंस, एन एम्बिशियस गोल कैन मोटिवेट अस टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस। अगर आपका गोल फुल ऑफ एम्बिशन है, आप कहीं ना कहीं वॉन्डर कर जाएंगे, ग्रेटनेस कर जाएंगे। लिविंग इन प्रेजेंट, स्टेइंग फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट ब्रिंग पीस एंड कामनेस टू आवर लाइव्स। अगर हम प्रेजेंट में जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीसफुल रहते हैं और काम रहते हैं। दिस माइंडफुलनेस हेल्प अस कंसंट्रेट बेटर, रिड्यूस स्ट्रेस। और ये जो माइंडफुलनेस है हमें कंसंट्रेट करती है अपने टारगेट पर और हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है। ड्रीमिंग बिग, ड्रीमिंग बिग सेट अस अपार्ट टू सक्सेस। बड़े बड़े ड्रीम्स लो। व्हेन वी एम हाई वी आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड अचीव आवर गोल्स। फॉर एग्जांपल, इमेजिन
A bright future encourage us to take bold step towards our dream big. Now the next is explain personality. See, इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पर्सनैलिटी क्या है, देन उसके बाद हम लोग पर्सनैलिटी के ट्रेट्स पढ़ेंगे, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज पर्सनैलिटी में क्या डिसऑर्डर होंगे. रिमेंबर 3 क्वेश्चन है पर्सनैलिटी से रिलेटेड. फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड ट्रेट्स एंड द थर्ड डिसऑर्डर. मीनिंग, पर्सनैलिटी इज लाइक अ सेट ऑफ ट्रेट दैट स्टिक विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं यही आपकी पर्सनैलिटी है और ये हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहती है. आप देखिएगा कुछ बच्चों में बैक बाइटिंग की क्वालिटी होती है. जब वो छोटे से थे, इत्तू से थे, फर्स्ट सेकंड में, तब भी मैम को बैक बाइटिंग करते थे. आज वो बड़े हो गए, उनमें वही क्वालिटी चल रही है. और कुछ बहुत मोटिवेटेड होते हैं किसी भी टारगेट को करने के लिए, फुल ऑफ एनर्जाइज होते हैं. वो छोटे होते भी वैसे थे, आज भी वैसे ही. These traits include how we feel, act and think. और ये जो क्वालिटीज होती है हमें ये बताती है कि हम किसी चीज को लेके कैसा फील करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं और कैसा सोचते हैं. While play a big part in shaping our personality, our surroundings like family, culture, education also have a say. अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती है, फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं इसके लिए, पर्सनैलिटी के लिए. एक मदर का बेबी जो था, एक छोटा बच्चा था, वो मदर जो है उनका घर किसी मार्केट में था. तो उसने देखा कि जो छोटा बच्चा है ज्यादातर दुकानदारों के पास ही पूरा दिन रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज जनरेट होने लगी. क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, पढ़ाई से हट रहा था, तो इस वजह से मदर ने सोचा कि मैं अपना घर इस मार्केट प्लेस की जगह किसी और जगह ले जाती हूँ. वहां पर उन्होंने अपना जो घर है एक शमशान घाट के पास लिया और वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग जब डेड बॉडी जलाने आते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो बेटे पर उस चीज का असर पड़ा, सराउंडिंग्स का असर पड़ा. बेटा बहुत उदास रहने लग गया. एंड थर्ड टाइम उस मदर ने जो घर है वो एक स्कूल के पास लिया. स्कूल के पास टीचर हैं, बच्चे हैं, वो आते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो बच्चा अपने आप पढ़ाई की तरफ लगने लग गया. तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में आपकी सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है. नाउ ट्रेट्स. अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, एक्स्ट्रावर्जन, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली. जो एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी होती है वो बहुत आउटगोइंग और फ्रेंडली होती है. फॉर एग्जांपल एंजॉयिंग पार्टीज, इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन. कुछ लोग होते हैं जो पार्टीज बहुत करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को हम एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी कहेंगे. एग्रीएबलनेस, काइंड एंड कोऑपरेटिव. कुछ लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों की बिना किसी हेजिटेशन के. फॉर एन एग्जाम्पल, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पर हैं बट आप अपने लोअर लेवल वाले की पूरी हेल्प कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी. कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज. कुछ लोग बहुत चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज मीटिंग डेडलाइन. वो हर बार टारगेट से ही अपने काम को पूरा करते हैं, जो भी उन्हें टारगेट दिया जाता है दे कंप्लीट द टास्क. कीपिंग अ टाइडी वर्क प्लेस. इमोशनल स्टेबल, काम एंड कॉन्फिडेंस. कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत शांत होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैंडलिंग स्ट्रेस. वो बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों को हम लोग इमोशनल स्टेबल पर्सनैलिटी में काउंट करते हैं. ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, क्यूरियस, क्रिएटिव. कुछ लोग नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई जगह जानना चाहते हैं. किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां का बिल्कुल जो यूनिक टेस्ट होगा उसको लेना चाहेंगे, जो यूनिक डिश होगी उसको खाना चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लोरिंग न्यू हॉबीज, एंजॉइंग डिफरेंट कल्चर्स. तो ये हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज डिसऑर्डर. आपके पास टोटल 8 डिसऑर्डर हैं. आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से, बट लर्न 2 ही करेंगे. नाउ द फर्स्ट इज पैरानॉइड, कॉन्स्टेंटली फियरफुल दैट अदर्स आर अगेंस्ट यू. बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके पूरी खिलाफ है. उन्हें लगता है हर आदमी उनके खिलाफ है, हर आदमी ने उनके साथ बुरा करा, हर आदमी उनके साथ चीट कर रहा है. ऑलवेज थिंक कोवर्कर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू. उन्हें हर बार लगता है कि उनके अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी साजिश रची जा रही है. एक ये डिसऑर्डर होता है. सेकंड, एंटी सोशल, disregard for others' right and rule. For example, habitually lying or manipulating others for personal gain. जो दूसरे लोगों के साथ मैनिपुलेशंस करते हैं, उनको साथ चीट करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, इनको हम लोग एंटी सोशल कहते हैं. शिजॉइड, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप एंड इमोशंस. कुछ के अंदर इमोशंस तो होते ही नहीं और रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते. प्रीफर सॉलिटरी एक्टिविटी ओवर सोशल गैदरिंग.
वो सोशल गैदरिंग के बजाय सिर्फ अपनी ही एक्टिविटीज को देखते हैं। बॉर्डर लाइन, अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर लीडिंग टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम, क्विकली शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम अफेक्टेड टू एंगर। ये वो होते हैं जो इनका जो हम कह सकते हैं मूड कभी भी फ्लिप कर जाता है। अभी तो बहुत हंस रहे होंगे, एकदम गुस्से में आ जाएंगे, ये नहीं पता होगा कब उन्हें कौन सी बात बुरी लग जाए और कब वो किस बात पर हंसने लग जाए। तो ये वाली पर्सनैलिटी हमारी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है। नार्सिसिस्ट, excessive need for admiration and lack of empathy, boasting about achievement and dismissing others feeling। ये लोग वो होते हैं जो अपने बारे में पूरी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैंने ये करा, डींगे हाथ हाँकते हैं बड़ी बड़ी, और दूसरों की फीलिंग को बिल्कुल भी ये नहीं समझते। मतलब ये वो लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो इसके पीछे उनकी बहुत लेबर है, वो रात दिन जाग जाग के पढ़े, और अगर दूसरे के उनसे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी किस्मत चली है या उसने कोई ना कोई चीटिंग करी है। अवॉइडेंट, फियरफुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन, अवॉइड सोशल सिचुएशन। ये लोग वो होते हैं जो बचते हैं क्रिटिसिज्म से, रिजेक्शन से, तो वो नेचुरल है, किसी भी सिचुएशन को फेस करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लाइनिंग इन्विटेशन टू पार्टीज ड्यू टू फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, मतलब आप बहुत सारी पार्टीज के इन्विटेशंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उस सोशल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। डिपेंडेंट, ओवरली रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड डिसीजन मेकिंग, आप कहीं ना कहीं लोगों के सपोर्ट पर और डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड होते हैं। कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल एंड रीएश्योरेंस फ्रॉम अ पार्टनर, आप अपने पार्टनर से हमेशा अप्रूवल लेने के बारे में सोचते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए भी वो अपने दोस्त पर या अपने पार्टनर पर बेस्ड होते हैं। जब तक पार्टनर और दोस्त उनको डिसीजन नहीं देंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। ऑब्सेसिव, फिक्सिंग ऑन परफेक्शनिज्म एंड ऑर्डरलाइननेस, ये वो लोग होते हैं जो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाए वो कहने की टेंशन में आ जाएंगे। स्पेंडिंग आवर्स अरेंजिंग आइटम ऑन अ डेस्क इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये हमारे कुल मिला के पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर थे। यूनिट फिनिश। नाउ द थर्ड इज बेसिक आईसीटी स्किल्स। इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये टॉपिक वो है जो आप क्लास 6, 7, 8 के अंदर अपनी कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये इसका टोटल कोर्स है। आपको मेनली इसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना है। इसके अंदर ओपन हम कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला बार को एक बार स्टडी करना है। नई वर्कबुक कैसे बनाते हैं, ओपनिंग वर्कबुक को कैसे करते हैं, टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या वर्कबुक को कैसे कॉपी करते हैं, मूव कैसे करते हैं, फिल्टर को कैसे लगाना है, फॉर्मूलाज कैसे लगाना है, पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपनी स्प्रेडशीट को आप कैसे सेव करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक होपफुली आपने क्लास 6, 7, 8 में किसी न किसी क्लास के अंदर अपनी बेसिक कंप्यूटर के अंदर कर चुके हो। देखो, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, इस चैप्टर को, इस यूनिट को समझने से पहले आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस सेट करता है, एक तरीके से परिवार में फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेसमैन होते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और जो सेकंड टाइम मतलब अपने पिताजी का या अपनी फैमिली के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उनको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर सिमिलर टू बिजनेसमैन बट दे टिपिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और वेंचर। एंटरप्रेन्योर बिल्कुल बिजनेसमैन के जैसे ही होते हैं, मतलब सामान को बेचना, खरीदना, फैक्ट्री लगाना, सब बिजनेसमैन वाली एक्टिविटीज होती हैं। बट दे टिपिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, लेकिन नए नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं। वाइल बिजनेसमैन ऑफन मैनेज एग्जिस्टिंग बिजनेस, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो पुराने ही बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एंटरप्रेन्योर माइट कम अप विद अ न्यू ऐप आइडिया एंड स्टार्ट अ टेक कंपनी। एक एंटरप्रेन्योर है, उसके माइंड में एक नया ऐप आइडिया आया और उसने अपनी नई स्टार्ट करी है टेक्नोलॉजिकल कंपनी। वाइल अ बिजनेसमैन माइट रन अ फैमिली ऑन बिजनेस, जबकि बिजनेसमैन जो है एक तरीके से अपनी फैमिली के बिजनेस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब अपनी लेगेसी को ही आगे वो कंटिन्यू करते हैं। एंटरप्रेन्योर आर पीपल हु स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेसमैन कह सकते हैं हम लोग इन्हें। दे टेक रिस्क टू मेक मनी बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हमेशा रिस्क उठाते हैं मनी क्रिएट करने की नए नए प्रोडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु स्टार्ट अ कंपनी लाइक अमेजॉन और फेसबुक। आप खुद सोचिएगा, अमेजॉन, फेसबुक, ये एंटरप्रेन्योर थे जिनके माइंड में नए नए आइडियाज आए और उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसके बेस पर इन्होंने काम किया। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर व्हाइल स्टार्टिंग देयर वेंचर। एक एंटरप्रेन्योर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी वो अपना कोई नया बिजनेस शुरू करता है। फर्स्ट हम लोगों ने मीनिंग समझा, मीनिंग के बाद हम लोगों ने समझा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आता है प्रॉब्लम,
एंड द फोर्थ इज कॉम्पिटेंसी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी। तो कुल मिला के इस पूरी यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। मीनिंग, डिफरेंस बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स, उसके अंदर क्वालिटी और कॉम्पिटेंसी, और उस कॉम्पिटेंसी और क्वालिटी से होने वाले बेनिफिट। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। Unsupportive business environment. For example, in a country, unclear laws and corruption make it tough for new business to operate without connection to officials. एक कंट्री के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर उसके लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक बड़ा अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बहुत बार एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वो ये बात हमेशा देखते हैं कि कोई कंट्री उनके लिए सपोर्टिव है या नहीं है। When government rules and regulation don't help business grow, it is hard for entrepreneur to succeed. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी नहीं है जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करे, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे, तो एक तरीके से ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है और एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेट कर ही नहीं पाता है। एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज, हायर एंड कीपिंग गुड एम्प्लॉयज कैन बी टफ फॉर एंटरप्रेन्योर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी लोकेशन में फैक्ट्री लगाई, बट वहां की जो सराउंडिंग्स है बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपको वहां से बहुत अच्छी एम्प्लॉय टीम नहीं मिल पा रही। As rule about employee get stricter and cost rise, it is challenging to find motivated worker who stick around. For example, a small business might struggle to retain skilled staff if they can't offer competitive wage. बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट करा, भाई स्टार्टिंग में तो देखो छोटे लेवल पर ही बिजनेस होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि स्टार्टिंग में करोड़ों अरबों का बिजनेस होगा, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सैलरीज भी स्टाफ को कम दी जाती है, बट स्टाफ इतना ज्यादा मनी माइंडेड है, वो उतनी सैलरी में गुजारा नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एंटरप्रेन्योर के साथ कि स्टार्टिंग में बिजनेस में प्रॉफिट कम होते हैं और स्टाफ हमेशा अच्छी सैलरी की डिमांड करता है। शॉर्टेज ऑफ फंड, स्टार्टिंग a business require money and if you don't have enough it is hard to get things going. बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हर एक एंटरप्रेन्योर के पास एक बहुत लिमिटेड फंड होता है और वो फंड जो है कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस के लिए शॉर्ट पड़ जाता है और एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ फंड किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। विदाउट फंड एंटरप्रेन्योर कांट ट्रेन स्टाफ और डेवलप प्रोडक्ट। अगर फंड की शॉर्टेज होगी तो नेचुरल है स्टाफ को ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती कि जाके ताकि वो कॉम्पिटेंट हो और आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। समवन विद अ ग्रेट आइडिया फॉर अ न्यू गैजेट माइट नेवर गेट इट ऑफ द ग्राउंड इफ दे कांट सिक्योर इन्वेस्टमेंट और लोन। ठीक है, आपके पास बहुत शानदार आइडिया, आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, मगर उस आइडिया को प्रैक्टिकली शेप देने के लिए फंड तो है ही नहीं, तो इस वजह से आप अपने बिजनेस को कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी, सम प्लेसेस डोंट हैव इनफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस, विदाउट स्टाफ विद द राइट स्किल एंड ड्राइव न्यू अपॉर्चुनिटीज गेट मिस्ड। आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन वहां पर तो इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ है ही नहीं कि जो आपकी फैक्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए नया बिजनेस सेट करने में। फॉर एग्जांपल, in a communities where entrepreneurial isn't encouraged, they might be fewer startups. Lack of adequate entrepreneurship training. Not everyone knows how to run a business. आपको क्या लगता है? हर आदमी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे बिजनेस का जो आइडिया हो बहुत अच्छा आइडिया है, यूनिक है और वो लाइफ टाइम चलेगा, बहुत पैसा कमा कर देगा। बट क्या रियली में ऐसा होता है? क्या वो इतने ट्रेंड होते हैं कि जो भी उनके माइंड में आइडिया उसे प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं, बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग पीपल माइट स्ट्रगल टू स्टार्ट अ मैनेज एंड वेंचर। सीधी सी बात है, अगर एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो उसे बिजनेस स्टार्ट करने में भी दिक्कत आएगी और उसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट हैव अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर अ बेकरी बट स्ट्रगल टू रन इट इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस विदाउट ट्रेनिंग। एक व्यक्ति के माइंड में बेकरी को लेके बहुत शानदार आइडिया, उसके पास आइडिया की कमी नहीं है, उसने माइंड में सोच रखा है मैं क्या क्या प्रोडक्ट ला सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मगर उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग है इस बेकरी को चलाने की। तो आपको क्या लगता है सक्सेस रेशियो क्या होगा? सक्सेस रेशियो बहुत कम होगा।
Lack of appropriate technical and practical skills. Having the right skill is crucial for success. If someone lack the necessary skills, then it is hard to start a business. देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए यू मस्ट बी ए स्किलफुल पर्सन, और आप में तो स्किल है ही नहीं। मतलब किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर स्किल्स की कमी है तो वो अपना कैसे बिजनेस रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन माइट हैव अ पैशन फॉर वुड वर्किंग बट स्ट्रगल टू क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। आप कोई वुड वर्क का काम करना चाहते हैं बट आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, कौन सी वुड अच्छी है, कौन सी वुड सर्दियों गर्मी के लिए बहुत बढ़िया रहती है, किसके बोर्ड बनने चाहिए, वेस्टेज किस में कम हो सकती है। जब आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करने में दिक्कत देती है। फियर ऑफ फेलियर, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। देखो कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर, उसके मन में एक डर रहता है, कहीं फेल हो गए तो, अनसक्सेसफुल हो गए तो। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज रिस्की एंड मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो रिस्की होता है और बहुत से लोगों के मन में एक डर रहता है कि अगर हम फेल हो गए, इवन दो दे माइट हैव ग्रेट आइडियाज, फियर होल्ड देम बैक। हालांकि कहीं ना कहीं आइडियाज बहुत परफेक्ट हैं मगर फिर भी डर में है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया, वो आइडिया मार्केट में नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, समवन विद अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर न्यू ऐप might hesitate to launch it because they are scared it won't succeed. एक आदमी के पास आइडिया है बहुत शानदार ऐप का, उस ऐप से वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन उसके मन में एक हेजिटेशन है, अगर ये आइडिया ना चला, फेल हो गया तो मेरी पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरी सेविंग खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रॉब्लम रहता है एंटरप्रेन्योर के लिए। अभी तक हमने मीनिंग करा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस को सीखा। अब एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कॉम्पिटेंसी और क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। टेकिंग इनिशिएटिव। देखो एक एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो इनिशिएटिव लेता है, उसके मन में ये बात होती है रिस्क लेते हैं यार, देखते हैं क्या हो। दिस मीन्स बीइंग द फर्स्ट टू स्टार्ट समथिंग। वो अपने आप में वो पहले बनते हैं जो किसी चीज को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु लव्स कुकिंग माइट टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट देयर ओन फूड ट्रक। एक आपका फ्रेंड कुकिंग में बहुत शानदार है और उसने इनिशिएटिव ले लिया कि भैया मैं तो एक फूड ट्रक लगाऊंगा और देखता हूं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। क्या होगा, हसल लॉस होगा, बट एटलीस्ट मैं इनिशिएटिव तो लेकर देखूं। ऑफरिंग यूनिक डिशेस दैट नो वन एल्स इज मेकिंग, और वो डिशेस दे रहा है यूनिक जो कोई और बना भी नहीं रहा है। सेकंड, सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। दिस इज अबाउट ऑलवेज बीइंग ऑन द आउटलुक फॉर चांस टू इंप्रूव योर बिजनेस। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उन सब में एक क्वालिटी होती है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा गेन करना चाहते हैं। इमेजिन अ फैशन डिजाइनर हु नोटिसेस अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर सस्टेनेबल क्लोथ एंड डिसाइड टू क्रिएट अ न्यू लाइन ऑफ इको फ्रेंडली फैशन। एक फैशन डिजाइनर है, उसने देखा आजकल मार्केट के अंदर इको फ्रेंडली ड्रेसेस बहुत चल रही है, उसने भी अपनी एक नई चेन लॉन्च करी, इको फ्रेंडली चेन। क्योंकि जो इस टाइम इको फ्रेंडली क्लोथ्स हैं उनके लिए जो मार्केट अपॉर्चुनिटी बन रही है वो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एम फॉर टॉप नॉच क्वालिटी। जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ फर्नीचर मेकर माइट इंसिस्ट ऑन यूजिंग ओनली द बेस्ट मटेरियल एंड क्राफ्टमैनशिप टू क्रिएट ड्यूरेबल एंड ब्यूटीफुल पीसेज। एक फर्नीचर मेकर है, वो हमेशा बेस्ट मटेरियल को ही लगाता है अपने फर्नीचर को बनाने में। जो उसके पास क्राफ्टमैन टीम है वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो कहीं ना कहीं जो एक क्वालिटी है वो गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। कंसर्न फॉर एफिशिएंसी। एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू डू थिंग्स बेटर एंड फास्टर। हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा चाहता है कि उसका काम फास्ट हो, स्टाफ की एफिशिएंसी राइज हो। For example, factory owner might invest in new machines to increase production efficiency and reduce cost. एक फैक्ट्री ओनर है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नई मशीन्स लेकर आ रहे हैं, हाई टेक मशीन्स लेकर आ रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और कॉस्ट भी कम आ रही है। सिस्टमैटिक प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व केयरफुली प्लानिंग आउट योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग जो है आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बहुत एनहेंस करता है। An example could be a restaurant owner who creates a detailed business plan outline their target market. एक रेस्टोरेंट ओनर है, उसने मार्केट को कैच करने के लिए अपने मेन्यू के अंदर एक बहुत जबरदस्त डिशेस डाली और उसकी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है
कि उनकी प्लानिंग हमेशा अनमैचेबल होती है, तभी उनके बिजनेसेस ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर आर स्किल्ड एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इस क्वालिटी को रखता है कि आने वाले चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को वो निकाल सके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। Imagine a software developer who encourages a bug in their program. They delight troubleshooting until they fix the problem. Self confidence. एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ऐप लॉन्च कर रहा है, बट उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, चलेगा या नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या उसकी टीम मोटिवेटेड रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दिस इज अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। आप में जब तक अपने आप पर बिलीव नहीं होगा, आप कामयाब होंगे नहीं। आप ट्रस्ट करिए कि हम लोग एफएमएम के अंदर 99 100 मार्क्स लेकर आएंगे। ये वीडियोस और सर हमारी पूरी हेल्प करेंगे। आपका अपने पर कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स लेकर आए। फॉर इंस्टेंस, एन एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर कॉन्फिडेंटली शोकेस देयर यूनिक डिजाइन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। एक फैशन डिजाइनर है, उसने कुछ यूनिक डिजाइन मार्केट में लॉन्च करे। अब उसके मन में इस चीज का कोई डर नहीं है कि उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, बिकॉज दे बिलीव कि उनका जो टैलेंट है लोग पहचानेंगे और उसके इस नए डिजाइन को लोग अप्रिशिएट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज की बात करी है, बट इन क्वालिटीज का बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। यू कैन मेक योर आइडियाज हैपनिंग बाय टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग देम टू लाइफ। जो आइडियाज होते हैं उनको एक्शन में, एक्टिवेशन में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन आइडिया फॉर न्यू ऐप, यू कैन स्टार्ट बाय रिसर्चिंग एंड लर्निंग हाउ टू डेवलप इट। अब एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी है ट्रेनिंग लेने की, नई नई अपॉर्चुनिटीज की। उसने एक आइडिया, एक ऐप लॉन्च करा, अब उस ऐप के ऊपर पूरा रिसर्च करा और मार्केट में उसको लॉन्च किया। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, नोइंग व्हाट प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट और सर्विसेज सॉल्व हेल्प यू क्रिएटिंग समथिंग पीपल एक्चुअली वांट। आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को प्रोडक्ट की जब सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो कस्टमर जो चाहते हैं वही प्रोडक्ट आप उन्हें दे रहे हैं। इफ यू नोटिस मैनी पीपल स्ट्रगलिंग टू फाइंड इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, यू माइट डेवलप अ लाइन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ढूंढने में, आपने अपने प्रोडक्ट लाइन को डेवलप कर दिया। कस्टमर इंटरेक्शन, टॉकिंग टू योर कस्टमर एंड गेटिंग देयर फीडबैक हेल्प यू इंप्रूव योर प्रोडक्ट। आप हमेशा कस्टमर्स के साथ बात करें और कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस को आपको पता लगेगा क्या लाना है और वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। इफ यू रन अ रेस्टोरेंट, यू माइट आस्क कस्टमर फॉर देयर ओपिनियन ऑन न्यू मेन्यू आइटम्स टू सी व्हाट दे लाइक बेस्ट। आपने एक रेस्टोरेंट खोला, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप नई नई चीज़ों को इनिशिएटिव देते हैं और आपने इसी तहत इसी बात को सोचते हुए कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन किया और उनसे नई नई डिशेस के बारे में डिस्कस करा और पुरानी डिशेस कौन सी उन्हें पसंद आई, कौन सी नहीं, ये पूछा और आप अपने मेन्यू में चेंजेस ला रहे हैं। टीम बिल्डिंग, बिल्डिंग अ मोटिवेटेड एंड स्किल्ड टीम हेल्प यू अचीव योर बिजनेस गोल मोर इफेक्टिवली। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी बिल्ड हुई है, स्किल्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके टारगेट को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर कंपनी, you will need to hire talented developer. You can help you build and launch product. Persistence and motivated, staying patient and motivated help you overcome challenges and keep moving forward. अगर आप में पेशेंस हैं, मोटिवेटेड हैं, तो नेचुरली आप आने वाले चैलेंजेस को फेस कर लेंगे और फॉरवर्ड मूव करेंगे। इफ योर बिजनेस फेसेस सेटबैक लाइक सप्लाई डिले, आपके बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं कि आपको सप्लाई डिले सप्लाई दे रहा है, स्टेइंग मोटिवेटेड कैन हेल्प यू फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बट अगर आप मोटिवेटेड हैं, कोई बात नहीं, अगर वहां से लेट आ रहा है, कोई ना कोई तो मुझे राइट टाइम पर दे देगा, आई नीड टू फाइंड अनदर सप्लाई, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप परसिस्टेंट रहेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे। 5 क्वेश्चन इस यूनिट के याद करिएगा, पूरा कोर्स इस यूनिट का तैयार हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट इज ग्रीन स्किल्स, मतलब इको फ्रेंडली ग्रीन जॉब। इस यूनिट के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्रीन जॉब की, एम्प्लॉयबिलिटी की। थर्ड क्वेश्चन है ये ग्रीन जॉब्स कितने टाइप्स की होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन ग्रीन जॉब्स का क्या रोल है। तो कुल मिला के आपको इसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फर्स्ट इज ग्रीन जॉब्स हैं क्या। आप इस यूनिट को जब तैयार कर रहे हैं तो बस एक चीज दिमाग में रखिएगा,
इको फ्रेंडली। हर जगह हमें इको फ्रेंडली होना है, नेचर का ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। अ ग्रीन जॉब इज अ टाइप ऑफ वर्क दैट हेल्प प्रोटेक्ट और इंप्रूव द एनवायरमेंट। ग्रीन जॉब का मतलब है आप काम इस तरीके से करें जो आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे व्हाइल आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल समवन हु वर्क टू इंस्टॉल सोलर पैनल, एक व्यक्ति सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहा है, ऑन रूफ इज डूइंग अ ग्रीन जॉब, वो ग्रीन जॉब इको फ्रेंडली चीजों का यूज कर रहा है बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू जनरेट क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस द नीड फॉर पोल्यूशन। अब हो क्या रहा है, जब सोलर पैनल लगेंगे तो नेचुरल है इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचो कंट्री में एक सिटी हर एक छत पर सोलर पैनल लगे तो वहां पर पोल्यूशन कितना कम होगा। ग्रीन जॉब्स आर ऑल अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। ग्रीन जॉब का मतलब होता है कि आप वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं एनवायरमेंट के हिसाब से और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रीन जॉब कैन बी फाउंड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, हर जगह इको फ्रेंडली आप हो सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर है आप वहां पे ऑर्गेनिक के थ्रू इको फ्रेंडली हो सकते हैं, सर्विसेज देने में हो सकते हैं, एनर्जी में हो सकते हैं। जैसे अगर हम हाइडल पावर प्लांट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है ना, जबकि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। कंस्ट्रक्शन आप इको फ्रेंडली कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करके इको फ्रेंडली कर सकते हैं। एक्सप्लेन की ड्राइवर या इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन इनोवेशन, business that innovate to become more environmentally friendly, create and retain job. For example, a company that develops solar power technology not only help environment but also employs people to manufacture. अब एक कंपनी जो है सोलर पैनल को जिसने इन्वेंट किया है वो कहीं ना कहीं ग्रीन इनोवेशन है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और क्रिएट कर रहे हैं जॉब्स को भी सस्टेनेबल। विथ कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, आप खुद देखिएगा विंटर, समर और रेनी सीजन, ये तीनों के तीनों सीजन हर बार अब एक्सट्रीम होने लगे। इनके टेन्योर पर भी फर्क पड़ा है और इनकी इंटेंसिटी पर भी फर्क पड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट में चेंजेस हैं। देयर इज ए नीड टू मेक इकोनॉमिक मोर सस्टेनेबल थ्रू द क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब, इसलिए हमें ऐसी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए जो ग्रीन जॉब के हिसाब से सस्टेनेबल रहे। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, वेस्ट का रिड्यूस करें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कंसेप्ट लाइक रीमैन्युफैक्चरिंग, रीयूजिंग मटेरियल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड जीरो वेस्ट सिस्टम, हमें कहीं ना कहीं रीमैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, जीरो वेस्ट कल्चर को लेकर आना चाहिए। For example, companies implementing zero waste policy may hire worker to sort and recycle material. कंपनी आज की डेट में जीरो वेस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, वर्कर्स को हायर कर रहे हैं जो मटेरियल को रिसाइकिल कर सकें, क्रिएट कर सकें ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। रीडिफाइनिंग जॉब रोल्स, देखो ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली जॉब रोल्स में फर्क होता है, तो अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत इको फ्रेंडली है तो नेचुरली आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली यहां पर जो जॉब रोल है वो डिफरेंट होगा। एंड इकोनॉमी इज ट्रांजिटिंग टू ग्रीनर प्रैक्टिसेस, जॉब रोल में इवॉल्व। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब में शिफ्ट टुवर्ड्स रोल इन रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की जगह आपकी अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा ट्रांसफरिंग हो रहा है जॉब रोल। नाउ द क्वेश्चन इज, अलग अलग टाइप के ग्रीन जॉब्स क्या है? एज यूजुअल दो हेडिंग्स याद करने हैं, पढ़ने सारे। अर्बन ग्रोअर, तो अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे ग्रीन जॉब्स में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो पहली आ रही है हमारी अर्बन ग्रोअर्स। दीज इंडिविजुअल्स मैनेज रूफ टॉप गार्डनिंग इन अर्बन एरिया, शहरों के अंदर आज की डेट में ये नया ट्रेंड चल रहा है, छतों पर गार्डन लगाए जा रहे हैं। ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड, और कहीं ना कहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छतों पर ही ग्रो किया जा रहा है इको फ्रेंडली मेथड से। With the rising demand for organic food due to concern about the food adulteration and pesticide use, urban growers play a vital role. हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी छतों पर इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया अर्बन ग्रोअर का काम कर रहा है। Clean car engine, these professionally focus on developing vehicles that emit fewer pollution.
आज की डेट में क्लीन कार इंजन्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्योर पोल्यूशंस के लिए, इसीलिए आज की डेट में ओड इवन स्कीम्स वगैरह लगाई जा रही हैं। तो ये जो इंजीनियर्स हैं कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से गाइड करते हैं कि पोल्यूशन को कार्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू कैसे कम से कम किया जा सके। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर, बहुत सारे आज की डेट में टीचर जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज टीचर हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ये टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को इस बात के बारे में समझाते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। नेचर साइंटिस्ट स्टडी द एनवायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड हाउ ह्यूमन एक्टिव इम्पैक्ट। नेचर साइंटिस्ट जो है एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनका कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज पर इंपैक्ट पड़ता है या ह्यूमन एक्टिविटीज का उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर्स, दीज प्रोफेशनल डिजाइन एंड इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम टू ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। जितने भी घरों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं कहीं ना कहीं वो एक इको फ्रेंडली एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सोलर एनर्जी देयर इज अ नीड फॉर स्किल इंजीनियर्स। और जैसे जैसे सोलर पैनल का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्किल्ड इंजीनियर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है जो कहीं ना कहीं इनको इंस्टॉल करें और इनको रिपेयर कर सके। वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस, वाटर पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ऐसी सिटीज जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। वहां पर हमें रिक्वायर्ड होते हैं ऐसे प्रोफेशनल जो मॉनिटर कर सकें वाटर की क्वालिटी को। विद द नीड फॉर क्लीन वाटर देयर इज अ डिमांड फॉर टेक्नीशियंस। और क्लीन वाटर के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत है जो वाटर सेफ्टी के ऊपर काम कर सके। ग्रीन बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट होम्स एंड बिल्डिंग यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ग्रीन बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग्स या घरों को बनाते हुए इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट होम विद द सोलर पैनल एंड रिसाइकिल मटेरियल। कि जैसे भराव करना है जमीन का तो जितना भी प्लास्टिक है घर बनाने के लिए उन्होंने जमीन को उससे भर दिया और उसके बाद नींव रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो जमीन का भराव है आप चाहे मिट्टी से करें या प्लास्टिक से करें वो दब ही जाएगा। अब जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वहां पर जो भराव किया जा रहा है लैंड का, जो लैंड को हाइट दी जा रही है उसमें जितना प्लास्टिक वेस्ट है उन सब का वेस्ट प्लास्टिक है उन सब का यूज किया जा रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन जॉब, इंप्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज। एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के हमें बेनिफिट क्या है? ग्रीन जॉब कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन जॉब होने से एनवायरमेंट पर इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्स यूज करें एनर्जी का, जैसे सोलर पावर, विंड पावर वगैरह। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है और इकोनॉमी हमारी जल्दी और ज्यादा फ्लरिश हो जाती है। Limited greenhouse gas emission. By advocating for renewable energy source and sustainable practice, green jobs help curb the emission of harmful greenhouse. जब हम सस्टेनेबल का यूज करेंगे, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। जो हमारी गैसेज हैं जो हार्म करती हैं वो भी हमारी क्लाइमेट से बहुत कम हो जाएंगी। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, ग्रीन जॉब एक्टिवली प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिमेंबर इनको हम 4 R's बोलते हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को। विद रिसाइकलर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज। इनके थ्रू हम लोग वेस्टेज को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन को बहुत खत्म कर देता है थ्रू अपसाइक्लिंग एंड अदर इनोवेटिव मेथड। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल एनजीओज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टायरलेसली टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनजीओज हैं, वो रात दिन बिना थके काम कर रहे हैं लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि कैसे वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंजेस, नेचर साइंटिस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस। जितने भी हमारे नेचर साइंटिस्ट हैं वो हम सबको ये गाइड कर रहे हैं कि एनवायरमेंट में चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं, हम उन चेंजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू प्रिपेयर फॉर एंड अडॉप्ट टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं इन आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने। इन समरी, ग्रीन जॉब्स प्ले अ वाइटल रोल इन सेफ गार्डिंग अवर होम्स एंड टॉक्सिन्स, प्रमोटिंग एनवायरमेंट। जो हमारी ग्रीन जॉब्स है कहीं ना कहीं हमें
हमारे घरों को बचा रही है टॉक्सिनेशन से, प्रमोट कर रही है एनवायरमेंट को, एंड मिटिगेशन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। और जितने भी क्लाइमेट में आने वाले चेंजेस हैं उनको बहुत कम किया जा रहा है, खत्म ही किया जा रहा है, और हेल्थियर लाइफस्टाइल को दिया जा रहा है फ्यूचर। सो अल्टीमेटली इस यूनिट के अंदर भी 4 क्वेश्चंस करे। अब इसका 1 शॉट रहेगा जो आपको एक ही शॉट के अंदर पूरी बुक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।